हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी थॉमस एडिशन, ऑप्शन सी जेम्स वॉट और ऑप्शन डी राइट ब्रदर्स। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। लाडली बहनों के खाते में एमपी में पहली बार 1500 रुपए आए। सीएम ने सिवनी में राशि ट्रांसफर की, पहले 1250 रुपए मिलते थे। लाडली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी में लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी है और अब तक हितग्राही को 1250 रुपए प्रति महीने दिए जाते थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब हर महीने लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी और 1,26,36,000 महिलाओं के खाते में 1587 करोड़ रुपए एक साथ ट्रांसफर किए गए हैं। सीएम ने पूछा कि कांग्रेस के लोग जैसा बोलते हैं कि बहनों आपके पति दारू में पैसा उड़ा देते हैं, इस पर महिलाओं ने इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं है। 17 एजेंसियों के सर्वे में एनडीए की सरकार। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए को 43%, महागठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल आया है और इसमें एनडीए को 43% वोट, महागठबंधन को 41%, प्रशांत किशोर की जनसुराज को 4% तो अन्य को 12% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले 17 एजेंसियों के सर्वे मंगलवार को आए थे और इनके पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिला है और इसमें 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 83 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती है। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी कि इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। भाजपा को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का दावा किया गया है जबकि कांग्रेस को 13 सीटें बताई जा रही हैं। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है और उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। दिल्ली धमाका। 37 दिन पहले शादी में बना आतंकवादियों का ग्रुप पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े थे। कश्मीर में लगे पोस्टर से नजर में आए। दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल आतंकवादियों का ग्रुप उजागर हुआ है। उस मॉड्यूल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल थे जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। जांच में यह भी पता चला कि यह नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशनल और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था और हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर समेत कई इलाकों से जुड़ा हुआ था। इसकी शुरुआत धमाके से 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी से हुई थी। इसके बाद ग्रुप ने फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियार, विस्फोटक और फंडिंग के नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखने से मॉड्यूल के एक्टिव होने का सुराग मिला। जांच में सामने आया कि नेटवर्क की सबसे अहम महिला सदस्य डॉक्टर शाहीन सईद थी और वो जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से जुड़ी हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट। 200 पावरफुल आईडी बनाने की थी तैयारी, एक साथ कई धमाके, फायरिंग से करना था कत्लेआम। गुरुग्राम में मुंबई अटैक जैसा सुरक्षा प्लान बना। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए ब्लास्ट में गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हरियाणा पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इस आतंकवादी मॉड्यूल ने 200 से ज्यादा पावरफुल आईडी तैयार करनी थी और इसलिए 2900 किलोग्राम विस्फोटक के साथ टाइमर व बम बनाने वाली अन्य चीजें भी लाई गई थी। ये भी पता चला कि आतंकवादी मुंबई में 26 से 11 हमले की तर्ज पर बड़े हमलों की प्लानिंग में थे जिसमें एक साथ कई शहरों में सिर्फ धमाके ही नहीं करने थे बल्कि AK-56 व AK-47 जैसी राइफल से पब्लिक प्लेस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर लोगों का कत्लेआम करना था। और यही नहीं, इन्होंने हाई प्रोफाइल टारगेट्स के साथ अस्पतालों को भी निशाना बनाना था ताकि धमाके और फायरिंग की सूरत में एकदम से मेडिकल मदद ना मिल सके। इससे मैक्सिमम कैजुअलिटी होगी। और इस खुलासे के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मुंबई हमले जैसी सिक्योरिटी SOP तैयार कर ली है जिसके जरिए भीड़ भाड़ वाली जगहों से लेकर अस्पतालों तक की निगरानी भी बढ़ाई गई है।
रिटेल महंगाई 14 साल में सबसे कम, अक्टूबर में 0.25% रही। खाने पीने का सामान सस्ता होने का असर, सितंबर में 1.44% थी। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है और इसका कारण खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी आना है। ये वर्तमान सीपीआई सीरीज में अब तक की सबसे कम महंगाई है, यानी कि ये करीब 14 साल का निचला स्तर है और इससे पहले सितंबर में ये 1.44% पर थी। भारत में सीपीआई की मौजूदा सीरीज 2012 के बेस ईयर पर बेस्ड है, मतलब कि 2012 की कीमतों को 100 मानकर तुलना की जाती है। पहले 2010 या 1993-94 वाली सीरीज थी, लेकिन समय के साथ अपडेट होती रहती है ताकि आंकड़े सही रहें और हर नई सीपीआई सीरीज में बेस ईयर चेंज होता है। ट्रम्प बोले, अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, इसलिए विदेशी स्किल्ड लोगों की जरूरत। H-1B वीजा पर भी नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि देश में कई अहम नौकरियों के लिए पर्याप्त टैलेंटेड लोग नहीं हैं, इसलिए विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। ट्रंप ने यह बयान फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है। एंकर लॉरा इंग्राहम ने ट्रंप से पूछा था कि क्या H-1B वीजा की संख्या कम की जाएगी, क्योंकि इससे अमेरिकी मजदूरों के वेतन पर असर पड़ता है। ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको बाहर से टैलेंट भी लाना होगा। जब एंकर ने कहा कि अमेरिका में काफी टैलेंटेड लोग हैं, तो ट्रंप ने कहा नहीं, कुछ खास क्षेत्रों में हमारे पास टैलेंट नहीं है। आप बेरोजगार लोगों को उठाकर मिसाइल फैक्ट्री में नहीं बेच सकते। इससे पहले सितंबर में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस को 100 गुना बढ़ाकर $1000 से $1,00,000 कर दिया था। अमेरिकी अरबपति बोले, मुंबई जैसा बन जाएगा न्यूयॉर्क। ममदानी की जीत पर चिंता जताई, कहा उनके फैसले से शहर बदतर हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर रियल एस्टेट अरबपति बैरी स्टर्नलिफ्ट ने आशंका जताई है कि ममदानी की लीडरशिप में शहर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। CNBC न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क भी मुंबई के जैसा बन सकता है। दरअसल ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बड़े बड़े वादे किए थे। इनमें घरों के किराए को फ्रीज करना यानी बढ़ने से रोकना, शहर में मुफ्त बस सर्विस शुरू करना और छोटे बच्चों के लिए मुफ्त चाइल्ड केयर देना शामिल है। इसे लेकर स्टर्नलिफ्ट का कहना है कि किराया फ्रीज करने और किराएदारों को ज्यादा छूट देने से मकान मालिकों की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर एक किराएदार किराया नहीं देता और उसे निकाला भी नहीं जा सकता तो बाकी लोग भी नहीं देंगे। धीरे धीरे पूरा सिस्टम टूट जाएगा और न्यूयॉर्क मुंबई जैसा बन जाएगा। OpenAI ने दिल्ली में 50 सीटर ऑफिस लीज पर लिया। ये ChatGPT की पेरेंट कंपनी का देश में पहला ऑफिस है। अब भारत में अपनी टीम बनाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंपनी OpenAI ने दिल्ली में 50 सीटर ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। ये कंपनी का भारत में पहला ऑफिस होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्पेस प्रीमियम वर्क स्पेस प्रोवाइडर कॉरपोरेट एज के साथ लीज समझौते के तहत लिया गया है। ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI ने इस साल अगस्त में भारत में ऑफिस खोलने की घोषणा की थी। कंपनी फिलहाल दिल्ली में ही स्पेस तलाश रही थी। इसके अलावा OpenAI भारत में सरकार, बिजनेस और डेवलपर्स के साथ काम करने के लिए स्थानीय टीम बना रही है। टैक्स कलेक्शन 7% बढ़ा, लेकिन रिफंड से 17.7% कम हुए। अप्रैल अक्टूबर में 12.92 लाख करोड़ नेट कलेक्शन। सैलरीड और स्मॉल बिजनेस में बेहतर कमाई का संकेत। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 7 महीनों में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.92 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले साल के इसी पीरियड के 12.07 लाख करोड़ से 7% ज्यादा है, लेकिन रिफंड्स में 17.7% की गिरावट आई है, जो कि 2.42 लाख करोड़ रुपए रह गई है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि सैलरीड और इंडिविजुअल्स का और कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनियों का, दोनों का बड़ा शेयर होता है। इसमें STT भी शामिल होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। 2736 कैंडिडेट्स हुए क्वालिफाई। इंटरव्यू राउंड के लिए DAF भरना होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी CSE मेंस 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 2736 कैंडिडेट्स इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई हुए हैं। जो कैंडिडेट्स मेंस परीक्षा में शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर विजिट करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। रिजल्ट में कैंडिडेट्स के रोल नंबर दर्ज
दर्ज है और कैंडिडेट्स लिस्ट में अपना रोल नंबर सर्च करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं यूपीएससी ने सिविल सर्विस मेंस परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त तक किया था, जिसका रिजल्ट जारी किया गया है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अब इंटरव्यू में शामिल होना होगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए वेबसाइट पर मौजूद DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। दूसरी बार कमान संभालने वाले पहले नेता। 2022 में सोनिया गांधी ने लिया था इस्तीफा। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में बड़े संगठनात्मक बदलाव करते हुए गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इसके साथ ही पार्टी ने 27 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की और 2 नई समितियां बनाई हैं। प्रदेश संगठन ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को कांग्रेस प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन दोनों नेताओं को आने वाले चुनाव में पार्टी की रणनीति और प्रचार अभियान को दिशा देने की जिम्मेदारी दी गई है। तरन तारण उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता का एज, वोटिंग परसेंटेज भी फेवर में। सांसद अमृतपाल की पार्टी चौंका सकती है। तरन तारण में चुनाव आयोग के मुताबिक 6 बजे तक 60.95% वोटिंग हुई और इस आंकड़े में आम आदमी पार्टी को सीधा फायदा होता दिख रहा है। इससे लोगों में न तो सरकार के प्रति ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है और न ही सरकार के प्रति निराशा भी दिख रही है। हालांकि यहाँ खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल पिछले उपचुनाव के मुकाबले अलग फैक्टर है, जिसकी पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब ने पहली बार चुनाव लड़ी है। इसका प्रदर्शन भी काफी हद तक चौंका सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के साथ अकाली दल भी यहाँ पर फाइट में मानी जा रही है, लेकिन पंजाब में सरकार होने से आम आदमी पार्टी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 2022 से लेकर अब तक हुए 6 उपचुनाव में से 5 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है और 6ठी सीट इसलिए हारे क्योंकि वहां पार्टी में बगावत हो गई थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। हिसार सेशन कोर्ट ने कहा था जांच में बाधा आ सकती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। ज्योति के एडवोकेट कुमार मुकेश का कहना है कि जल्द इस मामले में सुनवाई हो सकती है। इससे पहले 23 अक्टूबर को हिसार सेशन कोर्ट ने ज्योति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और इसके साथ ही टिप्पणी की थी कि आरोपी की जमानत के बाद जांच में बाधा आ सकती है। हिसार पुलिस ने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो चलाने वाली 34 वर्षीय ज्योति को 16 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता BNS के कानून के तहत गिरफ्तार किया था। ज्योति फिलहाल हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। आतंकवादियों की लाल कार हरियाणा में मिली। फरीदाबाद पुलिस ने घेरी, जांच टीमें बुलाई। अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और डॉक्टर वांटेड। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में संदिग्ध इको स्पोर्ट्स DL10CK 0458 नंबर की लाल रंग गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि यह कार खंदावली गांव के पास खड़ी मिली है। कार की घेराबंदी की गई और जांच के लिए टीमें बुलाई गई हैं। पुलिस को इसमें विस्फोटक होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर हरियाणा और यूपी में अलर्ट जारी किया था। वहीं जांच में सामने आया कि दिल्ली में I-20 कार से ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों के पास एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी थी। ये गाड़ी दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकवादी डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वहीं दिल्ली पुलिस को अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक और डॉक्टर निसार उल हसन की तलाश है और वह दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही फरार है। कश्मीर में उसे आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के चलते अस्पताल से डिसमिस कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक निसार अल हसन की बेटी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। हरियाणा IPS स्वाइट मामला CBI को नहीं सौंपा जाएगा। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। कहा चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर शक का कोई आधार नहीं। हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के स्वाइट मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को नहीं सौंपी जाएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IPS पूरन कुमार स्वाइट मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर संदेह करने का कोई ठोस आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पुलिस SIT की जांच संतोषजनक है और अब तक की कार्रवाई से ये नहीं लगता है कि किसी भी तरह की लापरवाही या फिर पक्षपात किया गया है। सहमति से यौन संबंध, उम्र 18 से 16 करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र की दलील, प्रेम के नाम पर उम्र कम करना खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट शारीरिक संबंध बनाने की उम्र सहमति से कम करने से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट से सहमति की वैधानिक उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने का आग्रह किया गया है।
इस पर कोर्ट ने कहा था कि विषय बेहद संवेदनशील है और वह इस मामले को टुकड़ों में सुनने की बजाय निरंतर सुनना पसंद करेगा। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दी गई लिखित दलीलों में कहा था कि 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों और किशोरियों के बीच आपसी सहमति से बने हुए संबंधों को पॉक्सो अधिनियम 2012 और भारतीय दंड संहिता धारा 375 के तहत अपराध मानना गलत है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया के बेंच ने कहा था कि अगर मामले की लगातार सुनवाई होती रहेगी तो इससे जुड़े हुए सभी मुद्दों का पूरा समाधान किया जा सकेगा। शिवसेना एनसीपी चुनाव चिन्ह विवाद, सुप्रीम कोर्ट में दोनों मामलों पर 21 जनवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चुनाव चिन्ह विवादों की अंतिम सुनवाई की तारीख 21 जनवरी 2026 तय की है। दोनों मामलों को एक साथ सुना जाएगा और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि जरूरत पड़ने पर 22 जनवरी को भी सुनवाई की जा सकती है। शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के फरवरी 2023 के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना माना गया और उन्हें धनुष बाण का चुनाव चिन्ह दिया गया। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि चुनाव आयोग ने पार्टी के संगठन में कौन ज्यादा मजबूत है ये देखने की बजाय सिर्फ विधायकों की संख्या को महत्व दिया। इसी तरह एनसीपी शरद पवार गुट ने भी फरवरी 2024 में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना गया और उन्हें घड़ी का चुनाव चिन्ह दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, हम एक देश हैं, हिंदी बोलने को मजबूर करना, लुंगी का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं। केरल के छात्रों से मारपीट का है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में केरल के 2 छात्रों से मारपीट की घटना पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हम एक देश हैं, हिंदी बोलने को मजबूर करना, लुंगी का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में एक व्यक्ति के साथ हुई इस घटना का जिक्र किया जिसमें छात्रों को हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया गया। पारंपरिक पोशाक लुंगी पहनने पर उनका मजाक उड़ाया गया। ये घटना लाल किले के पास हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव के मामलों को लेकर गंभीर होना चाहिए। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आरागे की बेंच ने कहा कि देश में सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव से लोगों को निशाना बनाना दुखद है। लिखकर रख लो, 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार आ रही। तेजस्वी बोले, 18 नवंबर को शपथ लूंगा, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। 2 चरणों में ये चुनाव हुआ और हम सबसे पहले महागठबंधन के सभी नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। इस लोकतंत्र के पर्व में बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से हमने जो प्रतिक्रिया ली, जो हमें सूचना मिली, वे बेहद सकारात्मक है। 1995 से भी बेहतर प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव होने जा रहा है, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को बदलने के लिए 2020 से 72 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। लोगों ने परिवर्तन के लिए मतदान किया है। इस बार इन लोगों का जाना तय है। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि हमने पहले ही कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा। ये निश्चित तौर पर होने जा रहा है। भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। वे लोग बौखलाहट में है और बेचैन हैं। वोटिंग के दौरान लोग बड़ी कतारों में खड़े थे। 40 साल पुराने बांधों के गेट, फुट ओवरब्रिज अपग्रेड होंगे। केरवा डैम की घटना के बाद लिया गया फैसला। 3 कैटेगरी में बनेगी बांधों की जांच रिपोर्ट। भोपाल के केरवा डैम के फुट ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरने की घटना के बाद एमपी के सभी बांधों के गेट और फुट ओवरब्रिज की जांच करवाई अब जाएगी। एमपी के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने विभागीय अधिकारियों के साथ केरवा डैम का निरीक्षण किया और उसके बाद दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मैंने केरवा डैम पर अवलोकन करने के बाद वहीं पर ईएनसी और सारे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। मैंने निर्देशित किया कि इस तरह की पुनरावृत्ति पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी ना हो। मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि केरवा डैम की तरह प्रदेश में कहीं भी कोई घटना न हो, इसके लिए मैंने विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे सभी बांधों का फिजिकल निरीक्षण करके जांच रिपोर्ट बनाएं। मंत्री ने कहा कि हमने ये निर्णय लिया है कि 40 साल पुराने जो बांध हैं उनके गेट और फुट ओवर ब्रिज हैं तो उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। आज का सुविचार, किसी को उसकी किस्मत अच्छी है बोलने से पहले उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।